नमस्ते। मेरे साथ आज राम प्रताप सिंह साहब हैं। राम प्रताप सिंह साहब का मैं शुरू में एक डिस्क्लेमर ये दे दूं कि राम प्रताप सिंह साहब, जब मैंने नौकरी शुरू की 1980 में, 81 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एक बहुत दूर दराज झारखंड से के बिल्कुल एक सिरे पे सिंहभूम में। वहां मेरी पहली पोस्टिंग थी और आरपी की उस समय एज इंडियन फॉरेस्ट अफसर के इनकी भी शायद पहली पोस्टिंग थी वो। और शायद वो हम लोगों के बहुत वन ऑफ द बेस्ट डेज वी कैन से वी स्पेंड टुगेदर, क्योंकि मैं जनरली अपने सेल के लोगों के साथ बहुत मिलना नहीं चाहता था और शायद आरपी को भी लगता था कि नहीं, एक तो इनके पास अफसर बहुत नहीं थे क्योंकि यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वहां के। दूसरा शायद एक ये भी रहता था कि हम लोगों को बहुत सी चीजें कॉमन थी और बहुत सी चीजें शेयर करने के लिए थी। तो दो डिस्क्लेमर, एक तो ये कि आरपी को कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि मैं इनके साथ आप वाला संबोधन को छोड़ के तुम भी कर दे रहा हो, तो वो मेरी बात पुरानी है, इसलिए उससे आप लोग माफी देंगे। दूसरा एक चीज और बता दूं, आरपी मूल रूप से पत्रकार रहे हैं। इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने से पहले जेपी आंदोलन में ये एक्टिव फोटोग्राफर और उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। तो पत्रकारिता में मुझसे बहुत सीनियर और उस तरह से अगर देखें, और आरपी ने अब जब रिटायर हुए हैं तो एक बड़ा काम ये किया है कि ये समाज को अब देने का काम कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शन था कि ये दिल्ली जाके रहने लगे, इनके बच्चे दिल्ली में हैं, सब ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं। पटना में इनके पिताजी थे जो चीफ इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने रांची में रहना का चुनाव किया इच्छा से, और वहां एक अभिनव ग्राम फाउंडेशन चला रहे हैं जहां पे गांव में जाके बहुत काम कर रहे हैं। तो आरपी, पहले तो जरा ये बताइए कि दोनों चीजें, रिटायरमेंट के बाद आपको ये क्या सूझी कि आप गांव में जाके काम करें, क्योंकि आपके लिए तो एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, इस तरह के बहुत से ऑप्शंस थे जहां पे और पैसा कमा सकते थे आप, लेकिन वो छोड़ के आपने अभिनव ग्राम फाउंडेशन, वो भी एक झारखंड जो मतलब हम लोग ये मानते हैं कि थोड़ा अभी विकसित हो रहा है वो, तो ये क्यों आपने किया और इसके पीछे कारण, जरा इससे ही शुरू करते हैं। ये पब्लिक इंडिया के सभी दर्शकों को झारखंड से जोहार, नमस्कार, जय श्री राम। एवी, जैसा आपने बताया कि मैं रिटायरमेंट के पहले 2016 में मेरी रिटायरमेंट थी और लगभग मैं 10 वर्षों पहले से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा था। और जयप्रकाश जी के संपर्क में रहने के कारण हमारा जो विद्यार्थी जीवन था, हम लोगों ने बिहार एजुटेशन को लीड किया, बिहार स्टेशन में एक्टिव पार्टिसिपेट किए। उस समय से ही हम लोग, मेरा जो व्यक्तिगत रूप से एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो गया था समाज के प्रति। सामाजिक दायित्व को मैं बड़ा महत्व देता हूँ और इसके लिए मैं जयप्रकाश जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम लोग को जो बेसिक ट्रेनिंग दी थी, उसको मैं अभी भी इस उम्र में भी आकर के फॉलो कर रहा हूँ। 2016 में मुझे अक्टूबर में मुझे रिटायर होना था। उसके पहले मैंने सोचा कि भगवान की कृपा से हमारी हेल्थ अच्छी है और जनरली रिटायरमेंट जो सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष में रिटायर करते हैं, तो 60 के बाद उनकी आयु 20 से 25 वर्ष की औसतन आयु होती है और यदि वो और अच्छे तरीका से रहे, हम लोग इस गोल्डन पीरियड को समाज के लिए समर्पित करें। और इसी उद्देश्य से हमने सेक्शन 8 की इंडियन कंपनी एक्ट में चैरिटेबल संस्था बनाई, जिसका नाम हमने रखा अभिनव ग्राम फाउंडेशन। यह अभिनव किसी एवी परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है। अभिनव मतलब कि इनोवेशन। तो हमने गांव के लिए इनोवेटिव विलेज फाउंडेशन के नाम से यह संस्था हमने सितंबर 2016 में रजिस्टर्ड कराई और तब से हम लगातार झारखंड के, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और अभी भी झारखंड की जो विकास का जो गति होना चाहिए था, वो बाकी स्टेट जैसे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जिस तरह से राइज किए, झारखंड किसी न किसी कारण से नहीं। ये तो हो गई आपके मतलब एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन ऑफ ऑल दी प्लेसेस मैं इसलिए इस बात में हूं कि झारखंड क्यों, क्योंकि अगर ये वाली बात आप भाई पटना आपका रहता, पटना के पास गांव भी है आपका, तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगा कि नहीं नहीं इसको झारखंड में करना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, आपको जो जो आपका अच्छा परिवार भी आपका सेट, मतलब बच्चे अच्छे सब सेटल हो गए थे, लड़की की जो एक जनरल आम एवरेज घर में माना जाता है, लड़की की शादी हो गई थी, तो
ये जो पैसा इसका कोई बाहर से आय का स्रोत है कि आपके अपने ही पैसे को लगा के आप इसको कर रहे हैं? दोनों चीजें, वाई झारखंड और इसकी फंडिंग कैसे करते हैं? जी। देखिए, ये भी ऐसा है कि बिहार और झारखंड हमारा कर्म क्षेत्र रहा है और आप देखें तो मेरा बचपन भी, मेरे पिताजी पतरातू थर्मल के फाउंडर इंजीनियर थे। 1962 से उनकी पोस्टिंग पतरातू थर्मल में थी। इस तरह से मेरी पढ़ाई भी इसी झारखंड में वर्ष 1962 से लगातार मेरी पढ़ाई हुई। मैंने पतरातू से 8th क्लास की परीक्षा पास की और मैं पूरे बिहार में वो सेकंड पोजीशन में रहा, ऐसे आदिवासी सुदूर क्षेत्र से पढ़ाई करके भी। और उसके बाद जब हमारा कैडर बिहार हुआ, तो जब ये राज्य बटा तो 2000 में हमें फिर से कैडर सेलेक्ट करने का मौका लगा, तो हमने झारखंड को ही अपना कार्यक्षेत्र चुना, जबकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो झारखंड की स्थिति ऐसी है एवी कि अच्छे लोगों को, पढ़े-लिखे लोगों को, जो लोग एक प्रोफेशनल रहे हैं, उनकी आवश्यकता उन्हीं जगहों पर है, जहाँ कोई चीज़ की कमी हो। बहुत अच्छे टाटाज़ के हैं, हमारे पास में आपको बोकारो है और धनबाद है, वो इंडिया का जो कोल कैपिटल है, वो सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन अगर देखा जाए, तो यहाँ की जो आम जनता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अभी भी बाकी स्टेट की तुलना में उनका ह्यूमन इंडेक्स जो है, वो काफ़ी पुअर है। ये मेरा सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया था। और दूसरी बात ये भी जो आपने पूछा इसके फंडिंग के बारे में, तो मेरा मानना ऐसा है कि हमारे बच्चे, मेरा बेटा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में है, मेरी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है डिज़ाइन की, हमारी वाइफ टीचर रही हुई हैं और भगवान की दया से हमारे ये तीनों सदस्य जो मेरे परिवार के हैं, वो सोशली और इकोनॉमिकली जो है, वो अपने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और सरकार तो हमें ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को बहुत अच्छा पेंशन देती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा जो वैसे भी पेंशन जो होता है, मैं 75% तो अपनी संस्था को कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। इसलिए कि मेरी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास करता हूँ। तो हमारी संस्था का लगभग 50% जो हमारा जो ये आमदनी का स्रोत है, वो हमारा पेंशन है। हमारे मित्र वगैरह काफ़ी लोग जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके अलावा हमने कई सारे अपने बिज़नेस मॉडल बना लिए। हर बार हम फंड के लिए हम दूसरे के पास हाथ फैलाएँ, दूसरे के पास जाएँ, तो हम लोग क्यों नहीं। और इस सिलसिले में हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग नैक के एक्रीडेशन के लिए जो एनवायरनमेंट ऑडिट होता है, जिसे हम ग्रीन ऑडिट भी कहते हैं, हम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस का ग्रीन ऑडिट पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। यह इ इस ग्रीन ऑडिट से हमें जो भी आमदनी मिलती है, उस आमदनी का उपयोग हम पूरी तरह से इस चैरिटी में करते हैं, फिलैंथ्रोपी में करते हैं और उस ऑडिट से जो प्राप्त इनकम होता है, उसका एक नया पैसा जो हमारे ऑडिटर्स हैं, कोई नहीं लेते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग समाज के लिए रिटायरमेंट के बाद भी एक तरह से अर्निंग कर रहे हैं और उस पैसे का उपयोग जो है वो आपको गाँव के भीतर अभी हम एक गीता ग्राम गुरुकुल बना रहे हैं, लापुंग ब्लॉक जो है, वो रांची जिला का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। ये कर्रा के बगल में है, यहाँ की जहाँ की 70% आदिवासी पॉपुलेशन है। आज भी यहाँ बच्चे जाड़ा में खाली पैर घूमते हैं, उनके देह पर हार्डली एक शर्ट पैंट वो होता है, वो कोई स्वेटर भी नहीं होता है। तो हमारी संस्था ने डिसाइड किया कि हम वैसे जगह पर काम करें जहां हमारी अधिक आवश्यकता हो, क्योंकि मैं जिस पद पर रहा हूं और जिस तरह से मैंने सरकार के साथ काम किया है, मेरे लिए बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शन थे। मैं पटना में, दिल्ली में, मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में काम कर सकता था। लेकिन मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता झारखंड में अधिक है और मुझे झारखंड के विकास के लिए मैंने झारखंड का नमक बहुत ज़्यादा खाया है। बचपन से लेकर के अभी तक मैं इस राज्य में हूँ। इसलिए मेरा झुकाव झारखंड के लिए था
और इसके लिए हम छोटे-छोटे फंडिंग करके और अपना बिज़नेस मॉडल जो हम लोगों ने डेवलप किया है, उससे हम अभी पिछले 8 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक हमारी संस्था ने भारत सरकार या राज्य सरकार से किसी भी स्कीम में उनसे कोई एक नया पैसा भी हमने नहीं प्राप्त किया है। मेरा मानना ये है ये भी कि आज समाज में जब आप बहुत दिल से, सच्चे दिल से समाज सेवा करने के लिए जब आप निकलते हैं, तो मदद करने वाले खुद के खुद जुट जाते हैं, वो आ जाते हैं और मुझे अभी तक कोई काम करने में पैसे की कोई कमी नहीं हुई, जो आवश्यकता होती है, वो इष्ट इष्ट मित्र और मुझे लगता है कि प्रभु जो है वो उसे उपलब्ध करा देते हैं। आरपी, मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज आपकी जानता हूं एज अ फॉरेस्ट ऑफिशियल। इसमें आपको कोई एक सक्सेस स्टोरी हमारे इसी से खत्म करेंगे, जहां आपको लगा कि नहीं, ये मैं इतने दिन से लगा था, तो देखो ये काम कर लिया इस गांव में, इस बच्चे का, इसका, और ये भविष्य इसका मैंने तय किया या चेंज हुआ। एक कोई ऐसी अगर सक्सेस स्टोरी हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर लें, जिससे वो एक इंस्पायरिंग बात होती है लोगों का, उससे थोड़ा ये लगता है कि नहीं चलो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आरपी जी, जी। ये मैं रांची में 2008 में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हुआ करता था और ये फॉरेस्टेशन सर्किल हमारे चार्ज में था। उस समय एक बड़ा चैलेंज ये था कि हम लोग रोड के किनारे, नहर के किनारे और टाउन वगैरह में जो हम लोग प्लांटेशन वृक्षारोपण करते थे शहरी क्षेत्रों में, तो उसमें हम लोहे का गेवियन यूज़ किया करते थे। मतलब कि लोहे का बाड़ लगाते थे और उस ज़माने में भी एक बाड़ बनाने में लगभग ₹2500 खर्च हो जाते थे। एक बार हम लोग गाँव में घूम रहे थे, हम लोगों ने देखा कि झारखंड में बाँस की बहुतायत है और हमारे किसानों के पास बाँस पड़ा हुआ था और उसका कोई उपयोग नहीं होता था। तो हमने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कहा कि सर, हम लोग लोहे के बदले हम लोग बाँस का गेवियन क्यों नहीं बनाएँ? बाँस का बाड़ क्यों नहीं बनाएँ? इससे 2-3 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि जो गरीब किसान जिसका कि बाँस बिक नहीं रहा है, उसका हम लोग बाँस खरीदेंगे तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा। बाँस का जब बाड़ बनेगा, जो गेवियन बनेगा, उसको बनाने में लोकल कारीगर जो बढ़ई वगैरह जो होंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनको लाइवलीहुड भी मिलेगा। और एक बाड़ जो हम लोग ₹2500 में लोहे का बनाते थे, तो उस ज़माने में हमारा उससे 5 गेवियन बन जाता था। तो इससे ये रहा कि एक पौधे के बदले हम 5 पौधे अधिक लगा सकते थे। हालाँकि मेरे इस प्रयास का विभाग में कई जगह आपत्ति वगैरह हुई, जो लोहा के कॉन्ट्रैक्टर थे, जो लोग थे, उन लोगों ने इसको रोकने का बहुत काफ़ी प्रयास किया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि उस समय के हमारे जो विकास आयुक्त थे, मिस्टर एके सिंह और पीसीसीएफ जो थे, इन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और ये सफलतापूर्वक हम लोग ये बाँस का गेवियन से हम लोग वृक्षारोपण करते रहे और ये भी मुझे खुशी है कि आज मुझे रिटायर किए हुए 8 साल हो चुका है, मैं 9वाँ साल में हूँ। अभी भी झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में रोड के किनारे, शहर के भीतर, गाँव के भीतर जो वृक्षारोपण हो रहा है, उसमें बाँस का ही उपयोग हो रहा है और वो प्रभावी तरीका से वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो आ, ये एक एक कहानी, बड़ा एक मोटिवेशन वो है, और एक छोटी सी अगर चेंज करके उसमें, आरपी, मैं एक दिन और आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वाइल्ड लाइफर और सोशल फॉरेस्ट्री के मास्टर हैं। उसके डिफरेंस क्या होते हैं और वो कैसे हमें और आपके रोजमर्रा जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी आरपी आपके साथ बात करने में। उस पे केवल एक दिन सोशल फॉरेस्ट्री पे बात करेंगे और एक दिन वाइल्ड लाइफ पे बात करेंगे, क्योंकि ये, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत जी, है। मुझे जी, खुशी और ये होगी। शायद, हाँ, क्योंकि जो मानव और मवेशी का जो रेशियो है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, मानव और जंगल का रेशियो घटता जा रहा है। उस पे जरा आपसे समझना चाहेंगे कि ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में, हमारे स्वार्थ में है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।